अच्छा देखो, लास्ट क्लास वी स्टार्टेड AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे कंपनीज जितना भी पैसा किसी दूसरे कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करती तो उसके बारे में बात करेंगे, कंपनी कैसे अकाउंटिंग करेंगे। राइट, इन्वेस्टमेंट जब भी हम फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं, इट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट वैल्यू। कॉस्ट का मतलब है परचेज प्राइस प्लस ऑल दी एक्सपेंसेस इनकर्ड, जैसे ब्रोकरेज वगैरह। राइट, देन जब भी हम इन्वेस्टमेंट सेल आउट करेंगे, जब भी अपन इन्वेस्टमेंट सेल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट या लॉस। राइट, तो जितना हमारे बुक्स में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू और जो हमारा सेल वैल्यू, उससे कंपेयर करेंगे। क्लियर है? फिर ईयर एंड में इन्वेस्टमेंट्स को बुक्स में किस वैल्यू पे शो करना है। नाउ वी हैव टू थिंक कि इन्वेस्टमेंट हम लोग करंट इन्वेस्टमेंट में क्लासिफाई कर रहे हैं या फिर नॉन करंट। इफ करंट इन्वेस्टमेंट में क्लासिफाई कर रहे हैं तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। इफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में क्लासिफाई करें देन इट विल बी शोन एट कॉस्ट एक्सेप्ट इन केस ऑफ परमानेंट डिक्लाइन। इफ परमानेंट डिक्लाइन हुआ तो जितना वैल्यू से डिक्लाइन हो गया उतना का हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डिमिनिशन बना देंगे। आई बात समझ में? फिर कभी कभी हमने हमारे बुक्स में इन्वेस्टमेंट को एक तरीके से क्लासिफाई तो कर रखा है लेकिन फ्यूचर में चेंज करना चाहते हैं। राइट, तो इफ हमने पहले करंट इन्वेस्टमेंट में दिखाया था, अब हम करंट से नॉन करंट में जाना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। एंड इफ नॉन करंट से करंट में आएंगे तो कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर। आई बात समझ में? AS13 एम्प्लॉय बेनिफिट को कवर नहीं करेगा, डेरिवेटिव्स को कवर नहीं करेगा, म्यूचुअल फंड्स को कवर नहीं करेगा, इन्वेंट्रीज वगैरह इन सबको कवर नहीं करेगा। यहां तक क्लियर है? कल को हम कम राइट बेसिस पे कोई शेयर्स परचेज करते हैं और राइट बेच के हमें कोई प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट को हम किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। कम राइट बेसिस पे आपने कोई शेयर्स परचेज किया, आपने राइट सब्सक्राइब नहीं किया बल्कि राइट को सेल कर दिया, तो सेल करके जो पैसा आया है दैट प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ राइट कहाँ यूज हो सकता है। राइट एक्सरसाइज जब हो जाता है, जो खरीद लिया उसके बाद जो हम लोग लॉस होता है उसको रिकवर। यस, राइट एक्सरसाइज करने के बाद में मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर गिर जाता है, तो गिरने से आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिर रहा है, तो इन्वेस्टमेंट का वो जो लॉस है उस लॉस को सेट ऑफ करने के लिए हम लोग प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ राइट यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में? एंड फिर ज्यादा लॉस है तो पीएनएल से लेंगे, इफ कम लॉस था तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल। यहां तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? दो तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, एक फिक्स्ड इनकम बियरिंग और एक वेरिएबल इनकम बियरिंग। फिक्स्ड मतलब जहां पे फिक्स्ड अर्निंग मिलेगा हम लोग को, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, और वेरिएबल मतलब शेयर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब देखो ऑलरेडी हमने कुछ सम थ्योरेटिकल क्वेश्चन लास्ट क्लास में कर लिया था, नाउ विल बी डूइंग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस उन्हीं से रिलेटेड। कुछ नहीं है, जस्ट आपको बेसिक लेजर अकाउंट्स बनाना है। लास्ट क्लास में हमने लेजर अकाउंट्स बनाया भी था, इंडिविजुअली बनाया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, साथ में बनाएंगे। ठीक है, देखो आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5। In 2000X1, Messrs Y Limited issued 12% fully paid debentures of ₹100 each, interest being payable half yearly on 30th September and 31st March। ये वाई लिमिटेड की कहानी है। वाई लिमिटेड ने अपने डिबेंचर इशू कर रखे हैं और उन डिबेंचर्स पे हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करता है। राइट, अब डिबेंचर्स के केस में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कम इंटरेस्ट होता है और एक एक्स इंटरेस्ट होता है। जब ड्यूरिंग द ईयर हम किसी से खरीदेंगे तो वो सामने वाला बंदा लास्ट इंटरेस्ट डेट से लेके सेल डेट तक का इंटरेस्ट हमसे रिकवर करेगा। राइट, कंपनी का तो फिक्स है, कंपनी 30 सितंबर को एंड 31 मार्च को इंटरेस्ट पे करती है। इज इट क्लियर? देन ऑन 1st of December, Messrs Bull and Bear purchased 10,000 of these debentures at 101x interest price। 101 हम दिसंबर में खरीद रहे हैं, तो एक बात बताओ, जिससे भी हम परचेज कर रहे हैं क्या वो सामने वाला बंदा हमसे इंटरेस्ट वसूलेगा? कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक का? अक्टूबर नवंबर, क्योंकि जब उस 30 सितंबर को कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट पे किया होगा। अब हम दिसंबर में किसी से खरीद रहे हैं तो जो भी पर्सन हमें सेल कर रहा है वो हमसे अक्टूबर नवंबर 2 मंथ्स का इंटरेस्ट रिकवर करेगा। राइट, एंड उसने जो प्राइस कोट किया है whether that price includes interest or excludes interest, तो this is the cost value, this is our cost value। देखो अपने क्वेश्चन से मांगा क्या है, क्वेश्चन में मांगा है इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ इन द बुक्स ऑफ मेसर्स
क्योंकि हमें तो हमेशा इन्वेस्टर का बुक्स ही मांगेगा AS13, हम इन्वेस्टर के POV से अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे एकदम बेसिक होगा, इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें। इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर ऑफ Y लिमिटेड, ये लेजर बनाना है हमें। अब इस लेजर में हम दो चीज एक साथ बनाएंगे, हम दो चीज एक साथ बनाएंगे, राइट। एक तो मेरा कॉस्ट का कॉलम हो जाएगा और एक मेरा इंटरेस्ट का कॉलम हो जाएगा। और एक डेट का कॉलम। तो 1 दिसंबर X1, 1 दिसंबर X2, सॉरी, हमने खरीदा, तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री। एक बार दिमाग में उसको नॉर्मली जर्नल एंट्री बोलो। डिबेंचर हम परचेज कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, नहीं, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अरे बट डिबेंचर खरीद रहे तो इंटरेस्ट भी तो पे करके आ रहे ना। अब क्या है, इंटरेस्ट हमारी कॉस्ट होगी क्या, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर एट द टाइम ऑफ परचेज इज नेवर अ कॉस्ट, क्योंकि वो इंटरेस्ट हमें वापस मिल जाएगा। तो हम क्या एंट्री करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक किया। हमारे लिए कॉस्ट क्या है, 10,000 डिबेंचर्स हमने परचेज किए 101 में, 10,000 डिबेंचर्स वी हैव परचेज्ड एट द रेट 101, व्हाट विल बी द वैल्यू। मेरा कैसे दिन ऑफिस केबिन में उसमें पोडियम पे था। और इंटरेस्ट कितना पे करेंगे अपन, 10,000 डिबेंचर्स ऑफ द वेस वैल्यू 100 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, सिर्फ 2 मंथ्स का इंटरेस्ट ही पे करना है अपन को। ये आ गया 10,10,000 और इंटरेस्ट कितना पे किया हमने, बताइए इंटरेस्ट कितना पे किया होगा, 20,000। तो वो इंटरेस्ट अकाउंट में जाएगा, कॉस्ट होता तो कॉस्ट में ऐड हो जाता ना। इंटरेस्ट पेड इज नेवर अ कॉस्ट, तो मेरा नॉर्मल एक्सपेंस है तो एक्सपेंस अकाउंट में चला गया। हम दो लेजर एक साथ बना रहे हैं, इज इट क्लियर, समझ में आया। फिर आगे देखो कुछ और भी लिखा था, पेइंग ब्रोकरेज ऑफ एक्स इंटरेस्ट अमाउंट, यानी ब्रोकरेज ऐड हो जाएगा कॉस्ट में। 10,10,000 प्लस 1%, तो मेरा कॉस्ट क्या हो जाएगा, 10,20,100। दिस विल बी अवर कॉस्ट, क्योंकि ब्रोकरेज क्या होता है, कॉस्ट में ऐड होता है। कौन सा 2 मंथ्स का इंटरेस्ट, अरे भाई हम खरीद रहे हैं दिसंबर में, कंपनी का इंटरेस्ट देने का डेट से 30th एंड 31st मार्च, तो कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट तो 30th सितंबर को दिया होगा। तो अक्टूबर नवंबर ये 2 महीना का इंटरेस्ट, 2 महीना तो हमारे पास था भी नहीं, जिसके पास भी था वो हमसे इंटरेस्ट तो वसूलेगा ना। क्लियर है। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, ऑन 1st मार्च द फर्म सोल्ड ऑल दिस डिबेंचर्स एज 103x इंटरेस्ट। कब बेच रहे हैं, 1 मार्च को, हमने दिसंबर में खरीदा,
क्या उसके बीच में जिस दिन हम बेच रहे हैं, क्या उससे पहले कंपनी को इंटरेस्ट पे करने का समय आया था क्या? हमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिला होगा, हमने तो उससे पहले ही बेच दिया, राइट? 1 मार्च को अपन सेल कर देंगे। तो एक बात सोचो, 1 मार्च को जब तुम बेच रहे हो बाय बैंक, तो जिसको भी तुम बेचोगे उससे तुम इंटरेस्ट रिकवर करोगे या नहीं करोगे? कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक? यदि सोचो तुमने 3 महीने का इंटरेस्ट रिकवर किया, ठीक है, 2 महीना का तुम ऑलरेडी पे करके आए, तो तुम्हारे पॉकेट में बचा कितना? और तुमने लॉजिकली कितना महीना इन्वेस्ट कर रखा है? दिसंबर, जैन, फेब, 3 मंथ्स, तो तुम्हारे पॉकेट में 3 मंथ्स का इंटरेस्ट बचना चाहिए ना। इफ यू विल रिकवर ओनली 3 मंथ्स इंटरेस्ट, तो तुम्हारे तो पॉकेट में 1 मंथ का इंटरेस्ट ही बचा, राइट? हमेशा इंटरेस्ट जो देखना होता है, इट इज द कंपनी कौन से डेट में इंटरेस्ट पे करती है। कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट कब दिया था? सितंबर से लेके मार्च तक, तो हम कितना रिकवर करेंगे? 5 महीने का इंटरेस्ट रिकवर करेंगे। क्लियर है? तो 5 महीने का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 10,000 डिबेंचर, 100 रुपए फेस वैल्यू, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 50,000। ठीक है, 50,000 का इंटरेस्ट रिकवर करेंगे। यहां तक क्लियर है? अब एक बात बताओ, हमने बेचा कितने रुपए में? 103 रुपए एक्स इंटरेस्ट था, तो अलग से इंटरेस्ट तो ले लिया हमने। अब 103 रुपए में 10,000 डिवेंचर्स बेचे हैं, 10,000 इंटू 103, तो हमारे पास आया 10,30,000, जिसमें से हमें क्या देना पड़ गया? 1% ब्रोकरेज। तो ये तो मेरा सेल वैल्यू से कम हो जाएगा, मेरे पॉकेट में आएगा ही नहीं, तो -1%। तो व्हाट इज अवर सेल वैल्यू? 10,19,700। आई बात समझ में? 1% ब्रोकरेज माइनस हो गया, दिस इज अवर सेल वैल्यू। तो एक से सोचो, आपने खरीदा था तो कॉस्ट था 10,20,100, और जब आप बेच रहे हो तब आपका सेल वैल्यू है 10,19,700। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो बाय पीएनएल कितना का नुकसान हो गया अपने को? 400 रुपए का लॉस हो गया, राइट? अब और तो कुछ बचा भी नहीं है हमारे पास में। तो ईयर एंड में कॉस्ट वाला, मतलब जो डिवेंचर वाला अकाउंट है वो तो मैच्ड है, लेकिन इंटरेस्ट वाला अकाउंट तो मैच नहीं है। 2 मंथ का हमने पे किया था, 5 मंथ्स का हमने ले लिया, तो नेट 3 मंथ्स का तो पीएनएल में जाएगा, तो पीएनएल में ट्रांसफर करके क्लोज कर दो। 31 मार्च X3 टू प्रॉफिट एंड लॉस 30,000। दिस इज अवर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। This is our investment account. यहाँ ऊपर लिख देंगे फॉर द पीरियड। कौन से पीरियड का बनाने बोला था? 1 दिसंबर X2 से 31 मार्च X3। 1 मार्च लिख देंगे, 1 मार्च लिख देता है, तब तो ये नहीं करेगा, तब इसको 1 मार्च का डेट डालेंगे। क्लोज तो करना ही पड़ेगा। हाँ, इसमें नॉर्मल बेसिक चीज हुआ। देखो, और एक बार समझना है, हमने पहले इन्वेस्टमेंट खरीदा, तो इन्वेस्टमेंट खरीदने का एंट्री क्या होगा? इन्वेस्टमेंट इन 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कॉस्ट वैल्यू से। तो कॉस्ट हमारा निकला ब्रोकरेज ऐड करने के बाद 10,20,100।
फिर हमने इंटरेस्ट भी पे किया, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट दैट्स एन एक्सपेंस फॉर अस, क्योंकि हम पे कर रहे हैं टू बैंक 10,40,100, राइट। फिर हमने इन्वेस्टमेंट बेच दिया तो हमारे पास पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, टोटल अमाउंट आफ्टर ब्रोकरेज 10,19,700 प्लस 50,000, यानी बैंक में 10,69,700 आया, जिसमें से इन्वेस्टमेंट इन 12% डिवेंचर मेरा पूरा चला गया 10,20,100, और इंटरेस्ट कितना वसूला हमने 50,000, 50,000। तो डिफरेंस हमारा क्या था, लॉस। पीएनएल अकाउंट डेबिट 400 रुपए। देन इंटरेस्ट का जो भी नेट वैल्यू बचा उसको पीएनएल में ट्रांसफर करके क्लोज कर दिया। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000। इससे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट भी क्लोज हो गया। नहीं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस था, जिसको डाउट है वो लिख सकता है, अदरवाइज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। समझ में आया क्या? जस्ट नॉर्मल, अरे दो डिफरेंट लेजर बनाना, इससे अच्छा हमने दो ही कॉलम्स एक ही में डाल दिया फॉर्मेट में, तो हम इंटरेस्ट का अलग और फिर कॉस्ट मतलब नॉर्मल इन्वेस्टमेंट का अलग बनाने से अच्छा हमने सब कुछ एक साथ कर दिया। समझ में आया? नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए, डिबेंचर्स का है, शेयर्स का है, कोई बात नहीं, किसी का भी हो, इन्वेस्टमेंट के पीओवी से समझेंगे अपन। ये हो गया सबका, ऑनलाइन वालों कोई डाउट? ठीक है, वैसे ही देखो, शेयर से रिलेटेड देखते हैं क्या बोल रहा है। ऑन 1 अप्रैल मिस्टर कृष्णा मूर्ति परचेज, हमने खरीदा है, हमारे पास पहले से नहीं था। सी द रिक्वायरमेंट पार्ट, show the investment account in the books of Mr. Krishnamurti, who held the share as current asset. Who held the asset as current asset? तो करंट एसेट्स में हेल्ड, करंट एसेट बोल के हेल्ड कर रहा है, मतलब ईयर एंड में इन्वेस्टमेंट विल बी शोन एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू, विच एवर इज लोअर। तो चेक करना पड़ेगा बाद में। क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट शेल बी मेड एट, ये कौन बताता है? यही तो हमने, ये ऐसे क्वेश्चन बता देगा तो फिर तो स्पॉइलर दे दिया इन्होंने। स्पॉइलर नहीं चाहिए, बोलो हम लोग मार्क्स अर्न करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अपने को नॉर्मल क्या करना है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर अकाउंट बनाना है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ टेल्को लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ टेल्को लिमिटेड अकाउंट फॉर द पीरियड, कहां से कहां तक का मांगा है, 1 अप्रैल से 31 मार्च X2।
अब देखो शेयर्स के केस में क्या होता है, हम साथ साथ में प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स को भी ध्यान में रखते हैं, कितना शेयर्स था। तो अलग से डेटा बनाने के लिए ऐसे नहीं भी बनाओगे तो मार्क्स नहीं कटेगा, बट थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए हम एक एक्स्ट्रा कॉलम बना लेते हैं कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, डेट पर्टिकुलर्स, मतलब थोड़ा सा इलाबोरेट कर सकते हैं इस लेजर को, समझना कि क्या क्या डाल रहे हैं हम। एक तो कितने नंबर्स ऑफ शेयर्स है, उसका फेस वैल्यू भी अलग से डाल सकते हैं, मतलब वो जस्ट एक एक्स्ट्रा डेटा है, उसका कोई रेलिवेंसी नहीं है। एंड देन कॉस्ट एंड फिर डिविडेंड, शेयर्स है तो इंटरेस्ट होगा नहीं, डिविडेंड ही होगा। इफ यू वांट देन यू कैन पुट द फेस वैल्यू, इफ यू डोंट वांट यू कैन डोंट रिक्वायर्ड, ठीक है, मत डालो कोई जरूरत, लेकिन नंबर्स एक क्लैरिटी देता है मेरे को एवरेजिंग निकालने के लिए, नंबर मेरे को एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए हेल्प करेगा, तो होना चाहिए। बट क्या कंपल्सन है? कंपल्सन कुछ नहीं है, क्योंकि इसका कोई वैसे रेलिवेंसी नहीं आएगा मेरे कैलकुलेशन में, बट मेरी कैलकुलेशंस इजी हो जाती है, ठीक है। नंबर में दे देगा @ हाँ नहीं, नंबर मतलब नीचे नंबर्स डालेंगे हम कॉलम में, कितना नंबर्स ऑफ शेयर्स हमने परचेज किया, तो उसी में जैसे 10,000 @ ₹, हाँ वो भी कर सकते हो। कॉस्ट आ गया, फिर एक डिविडेंड का कॉलम आ जाएगा, देन अगेन डेट पर्टिकुलर्स नंबर कॉस्ट डिविडेंड। तो हमने क्या किया, 1000 इक्विटी शेयर्स परचेज किया 120 रुपए में, प्लस हमारे से 2% ब्रोकरेज भी गया। तो एक बात समझो कि हमने खरीदा तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, डेट 1 अप्रैल x1। कितना इक्विटी शेयर्स खरीदा हमने? हाँ 1000 इक्विटी शेयर्स खरीदा, तो 1000 इक्विटी शेयर्स खरीदा है हमने 120 रुपए में, तो 1000 इंटू 120 प्लस उसके ऊपर 2% क्या लग गया, प्लस 2% ब्रोकरेज लग गया, 120 टू 400। अब देखो क्या बोला, ही इनकर्ड 50 पैसे पर ₹100 एज कॉस्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर स्टाम्प, यानी हर 100 रुपए की वैल्यू पे 50 पैसे का खर्चा हुआ है मेरा। तो कितना खर्चा हो गया एक्स्ट्रा, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 0.5, मतलब तुमने कितना रुपए का खरीदा, 1,20,000 रुपए के शेयर्स खरीदे। अरे ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगता है उसके लिए, शेयर ट्रांसफर, राइट। तो बोलता है हर 100 रुपए पे आपका 50 पैसे का ट्रांसफर स्टाम्प फीस लग रहा है, तो मैंने 1,20,000, ब्रोकरेज के ऊपर थोड़ी ना शेयर ट्रांसफर फीस लगेगा, वो तो नॉर्मल शेयर वैल्यू पे लगेगा। तो 1,20,000 इंटू 0.5/100, हाँ 600 रुपए का शेयर ट्रांसफर फीस भी लग गया, शेयर ट्रांसफर स्टाम्प, तो वो भी तो कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। एक ये ऐड हो जाएगा, एक 1,20,000 का उसका वैल्यू, प्लस ब्रोकरेज लगा मेरा 2% 2400, तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 1,23,000। ये क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? कॉस्ट विल बी 1,23,000, 1,23,000। यहां तक डाउट किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं? आगे देखो क्या बोल रहा है, ऑन 31st January बोनस वॉज डिक्लेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 1:2। हमेशा ध्यान रखना जब रेशियो दिया हुआ रहता है 1:2 का मतलब 1/2 होता है, ठीक है।
बोनस मिला क्या? बोनस के लिए हम पैसा लगाते हैं क्या? नहीं, फ्री में मिला। 31 जनवरी को मिला, बट मेरे नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ जाएंगे पोर्टफोलियो में। तो 31 जनवरी x2 टू बोनस, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बोनस। सिर्फ नंबर्स बढ़ेंगे। कितने नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे हमें? 500 फ्री में मिलेंगे। 10,000 इंटू 1/2 कॉस्ट में 0, कोई इफेक्ट नहीं आएगा कॉस्ट में। तो यानी इन शॉर्ट हमने 1500 शेयर्स खरीद रखे हैं एट ए कॉस्ट ऑफ 1,23,000। ये क्लियर है? आगे बोला है बिफोर एंड आफ्टर द रिकॉर्ड डेट ऑफ बोनस शेयर्स द शेयर्स वर कोटेड एट ₹175 एंड 90 पर शेयर। यानी क्या बोल रहा है? बोनस देने से पहले मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, कोटेड का मतलब मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस था 175, बोनस देने के बाद मार्केट प्राइस हो गया 90। कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता अभी। लेकिन आगे क्या बोल रहा है? ऑन 31 मार्च मिस्टर कृष्णमूर्ति सोल्ड बोनस शेयर्स टू ए ब्रोकर। अब मैं बोनस के बाद में बेच रहा हूं, बोनस के बाद में बेच रहा हूं, तो एट क्या प्राइस बेच रहा हूँ? 90, जो उस टाइम का मार्केट प्राइस, आफ्टर बोनस जो मार्केट प्राइस है उसी प्राइस में बेचूंगा मैं, और उस पर 2% ब्रोकरेज भी लग गया। तो व्हाट इज माय सेल वैल्यू? मैं कितने शेयर्स बेच रहा हूं? 500 शेयर्स इंटू 90 माइनस 2%। दिस इज अवर सेल वैल्यू। ये सबको क्लियर है? तो मैंने बेचा, तो मैं क्या लिखूंगा? डेट ऑफ सेल इज 31 मार्च x2। कितने शेयर्स गए? 500। कितने रुपए में? 44,100। डिविडेंड का कोई काम ही नहीं आया इस क्वेश्चन में। अब एक बात बताओ, ये जो बोनस शेयर्स हमने बेचा है, इसमें प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल कितना हुआ? पूरा ही प्रॉफिट। बोनस को खरीदने का कॉस्ट, बेचने का वैल्यू, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। गलत। तुम्हें बोनस फोकट में थोड़ी ना मिला। तुमने कंपनी में 1,23,000 रुपए लगाए थे, तब जाके तुमको बोनस मिले। तुम्हारे पास एक शेयर्स भी नहीं होता तो तुमको बोनस मिलता क्या? ये फ्री के बोनस आए कैसे? जब तुमने इतना पैसा लगाया होगा, राइट? तो तुम्हें पहले, अरे भाई एवरेजिंग हो गया ना तुम्हारा। तुमने 1,23,000 इन्वेस्ट करके 1,500 शेयर्स तुम्हारे पास आए इन शॉर्ट, तो पहले एवरेज कॉस्ट निकालोगे ना पर शेयर। एवरेज कॉस्ट पर शेयर, टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। इसका मतलब 82 रुपीज पर शेयर इज योर परचेज प्राइस। जो आपने पहले 120 में खरीदा था, एवरेजिंग की वजह से उसका एवरेज प्राइस कितना आ गया? 82। यानी इन शॉर्ट, अब जब आप सेल कर रहे हो, सेल वैल्यू कितना है? 44,100 माइनस कॉस्ट वैल्यू 500 इंटू 82, 41,000। तो प्रॉफिट ऑन सेल, सबको यही लगता है कि ऐसा पॉइंट आता है ना, तो बोनस को खरीदने का कॉस्ट तो 0 है, जितने में बेचा सारा प्रॉफिट। अरे भाई, बोनस के लिए पैसा ऑलरेडी लगाया है ना, उस मनी की वैल्यू को तो काउंट करो। क्लियर है? समझ में आया? तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया? 3,100। डेबिट साइड में लिखेंगे या क्रेडिट साइड में? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,100, राइट? अब एक बात बताओ, 31 मार्च को होल्डिंग कितना है?
कॉस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग शेयर्स। हमारे पास 1500 शेयर्स थे, 500 बेच दिया तो बचा 1000 शेयर्स ऑफ द कॉस्ट 82,000 का। इतना का ही है हमारे पास। तो फेयर वैल्यू कितना है? 1000 इंटू 90 रुपए। तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर पे दिखाना होता है। तो अब कॉस्ट पे ही रहेगा, जो बैलेंस सीडी आएगा वही रहेगा। समझ में आया? तो यानी बाय बैलेंस सीडी 1000 शेयर्स 82,000 ले जब मैच हो रहा होगा आपका। समझ में आया? सर अगर इसको 90,000 में दिखाना रहता, यदि सपोज द कॉस्ट वाज 102, ठीक है, तो ईयर एंड में वैल्यू होता है 1000 इंटू 102, 1,02,000, और मार्केट वैल्यू हो गया 90। तो हम तो 90,000 पे बैलेंस सीडी लिखते, डिफरेंस पीएनएल करके क्लोज कर देते लेजर को। लॉस तो पीएनएल में ही जाएगा ना, लॉस बुक कर लेते। जब करंट इन्वेस्टमेंट है तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर ही करना पड़ेगा ना। शेयर्स की सेल वैल्यू कैसे आई वापस दिखाओ। शेयर्स की सेल वैल्यू, बोनस इश्यू के बाद में शेयर्स बेच रहे हो तो उस टाइम मार्केट प्राइस 90 रुपए चल रहा था। हमने 500 शेयर सेल किए, 500 इंटू 90, 500 इंटू 90, 45,000। लेकिन इस पे अपन को 2% का ब्रोकरेज भी देना है, तो -2%, 44,100। क्लियर है? अरे ये तो एकदम बेसिक है, थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट नहीं करते क्या? यही सारी चीज तो देखने मिलती है पोर्टफोलियो में। नहीं तो बहुत सारे डमी एप्स होते हैं, आप वहां पे खेल सकते हो स्टॉक मार्केट। जरूरत नहीं है रियल मनी यूज करने का। वर्चुअल मनी से भी आप ये सारी चीजें सीख सकते हो। वहां पे अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो, शेयर्स खरीद सकते हो, एवरेजिंग कर सकते हो, एवरीथिंग। ठीक है? पोर्टफोलियो बनाओ, हाथ से बनाओ। क्लियर है? ऑनलाइन वालों क्लियर है ये? इज देयर एनी डाउट? क्या करूं? एक सेकंड, एक बार मैं नेक्स्ट देख लेता हूं। ट्राई करो नंबर 7। ट्राई नंबर 7, सेल्फ। एक एक चीज, एक एक कंसेप्ट, मतलब एकदम प्यार से बांधते जाओ। लास्ट क्वेश्चन में आपको नया क्या सीखने मिला? बोनस के बारे में। देखो मन से आवाज यही आता है कि बोनस को खरीदने का तो कोई पैसा लगा नहीं। अब पूरा सिर्फ क्वेश्चन बोल रहे बोनस को बेचा तो सारा प्रॉफिट हो गया। अरे ऐसा नहीं होता है भाई। बोनस उसी को मिलता है जो कंपनी में पैसा लगाता है। बिना पैसा लगाए बोनस मिला क्या आपको? तो जो पैसा लगाया उसका कॉस्ट तो गिनो। ठीक है, तो स्लैश कर देना। 7, एक्स ने खरीदा है 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच इन ओमेगा कंपनी फॉर 62,500।
अच्छी बात यह है क्वेश्चन में कहीं पे भी डेट्स नहीं है, तो डेट का कॉलम का भी जरूरत नहीं है। आगे बोल रहा है इंक्लूसिव ऑफ ब्रोकरेज एंड स्टाम्प ड्यूटी, यानी ये सब में ब्रोकरेज एंड स्टाम्प ड्यूटी दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं अपन को। Some year later, the company resolved to capitalize its profits and to issue to the holders of equity share one equity bonus for every shares held by them, यानी एक के बदले में एक, वन इक्विटी शेयर फॉर एवरी शेयर बोला, यानी 1:1 हो गया। बहुत शांति से, कभी भी एग्जाम में हड़बड़ी नहीं करने का क्वेश्चन रीड करने के लिए। प्रायर टू कैपिटलाइजेशन मार्केट प्राइस चल रहा था 175, आफ्टर कैपिटलाइजेशन मार्केट प्राइस हो गया 92.5। कंपनी सोल्ड द बोनस शेयर्स एंड रिसीव्ड एट 90 पर शेयर। ओ माय गॉड, मार्केट प्राइस तो 92.5 चल रहा था, उसको 90 रुपए पर शेयर मिला, ये क्या बात हुई? ऐसे कैसे पॉसिबल है? यस, जब खरीदा होगा तो ब्रोकरेज स्टाम्प ड्यूटी लगा, बेचने के टाइम भी लगा होगा, वो डिडक्ट करने के बाद क्वेश्चन खुद बता रहा है उसको 90 रुपए मिला है, पॉकेट में आया है, बैंक में आया, इतना क्लियर है? तो एकदम सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है, जैसे अभी किया था वैसे ही करोगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर अकाउंट, टू बैंक, पहले हमने खरीदा 500 शेयर्स, नंबर 500, कॉस्ट 62 500। ये क्लियर है क्या सबको? देन टू बोनस, कितना बोनस मिल गया हमें? 1:1, 500, कॉस्ट तो कुछ आएगा ही नहीं। उसके बाद में कंपनी ने बोनस वाले शेयर्स बेचे, तो बाय बैंक 500 शेयर्स बेच दिया, पॉकेट में रुपए कितना आया? 45,000। तो हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है। एवरेज कॉस्ट पर शेयर 62,500 डिवाइडेड बाय 1000। ये क्लियर है सबको? तो सेल वैल्यू है हमारा 500 इंटू 90, 45,000 माइनस कॉस्ट वैल्यू। बाबा ये वर्किंग बनाने का हैबिट डालना, बिकॉज आगे चल के क्वेश्चंस में काम आएगा। आज तो अभी फटाफट कैलसी में भी हो ही रहा है अपना, बट जब थोड़े और बड़े क्वेश्चंस होंगे तो वहां वर्किंग नोट्स के भी मार्क्स होते हैं। 13,750 का प्रॉफिट, अब मेरा एवरेज कॉस्ट 62.5 है और मार्केट प्राइस है 92.5, तो हायर ही है, तो हम लोग का जो एवरेज कॉस्ट है उसी पे मेरा क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, बाय बैलेंस सीडी ले जाओ खत्म।
क्लियर है? ये सबका हो गया? क्वाइट इजी क्वेश्चन। एकदम इजी इजी क्वाइट एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से डेट ऑन डेट पे फोकस करके चलते जाओ, क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। सर जब हम लोग लॉन्ग एलटीआई को एसटीआई रिकॉग्नाइज करते हैं ईयर एंड, तब हम लोग कंपेयर करते हैं ना लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म। रिक्लासिफिकेशन की बात होती है वो तो, तब हम कॉस्ट और बुक वैल्यू को कंपेयर करते हैं लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म रिकॉग्नाइज करने से। और अभी तो बाय डिफॉल्ट अज्यूमिंग से कि सारा इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है। क्यों क्यों ऐसा अज्यूम किया? समझो आपने खरीदा इसी साल और इसी साल बेच भी रहे हो, इसका मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है? शॉर्ट टर्म। इसीलिए ट्रांजैक्शंस को देखते हुए वी आर फीलिंग कि कंपनी क्या कर रखी है, उसने करंट इन्वेस्टमेंट ही क्लासिफाई किया होगा, तभी हम कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर ले रहे हैं। यदि लॉन्ग टर्म होता तो हम बेचते भी तो नहीं ना पूरे साल में, तब हम इंटेंशन लॉन्ग टर्म मान सकते थे, तब हम इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट वैल्यू पे शो करते हैं, एक्सेप्ट इन केस ऑफ परमानेंट डिक्लाइन। क्लियर है? नहीं, एजम्पशन नहीं लिखना, एजम्पशन नहीं लिखना यहां पे। थियोरिटिकल क्वेश्चन होता है तो लिखना होता है। यहां पे बाय डिफॉल्ट अज्यूम्ड है ड्यूरिंग द ईयर, यदि आप बेच रहे हो तो वो करंट इन्वेस्टमेंट ही होगा। ड्यूरिंग द ईयर ही खरीदा, ड्यूरिंग द ईयर ही बेच रहे हैं, चाहे ओपनिंग बैलेंस भी होता और करंट ईयर में हम बेच रहे होते तो बात तो करंट इन्वेस्टमेंट ही हुआ ना वो। क्लियर है? आओ देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 8। आराम से स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ट्रस्ट में एक बार स्टडी मेट हो गया, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, ऐसे ही हो जाएगा आप लोग। On 1st of April, X1 Rajat hedged 50,000 equity shares of P Limited at a book value of rupees 15 per share, यानी ऑलरेडी उसके पास था। ओपनिंग बैलेंस की बात कर रहा है और हमें रजत की बुक्स में क्या बनाना है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। ठीक है, फॉर्मेट बना लेते पहले। इन्वेस्टमेंट in equity shares of P Limited for the period 1st April X1 to 31st March X2। Date, particulars, numbers, cost, dividend, date, particulars, number, cost, dividend। First April X1 to balance brought down, we already have 50,000 shares जिसको हमने 15 रुपए करके खरीदा था। 7,50,000 में
यहां तक क्लियर है? अब क्या बोल रहा है? On 20th June X1 he purchased another 10,000 shares at the rate 16 per share. ठीक है भाई, 10,000 शेयर 16 रुपए में खरीदे, मतलब हमने 1,60,000 और इन्वेस्ट कर दिया। 20th June X1 इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000 शेयर्स परचेज किए एट द रेट 16, 1,60,000 का और इन्वेस्टमेंट हो गया। ये क्लियर है? फिर क्या किया हमने? 1st August P Limited issued 1 bonus shares for every 6 shares held. 1st August 2 बोनस। तो एक बात बताओ, हमारे पास कितने शेयर्स है? 60,000। 1 for every 6, तो कितना मिल जाएगा? कॉस्ट नील, इसके लिए तो पैसा खर्चा होगा ही नहीं हमारा। यहां तक क्लियर है? On 31st October, the directors of P Limited announced a right issue, which entitles the holder to subscribe 3 shares for every 7 shares. हर 7 के बदले में 3 शेयर्स वो कंपनी से खरीद सकते हैं एट द रेट 15, और चाहे तो वो अपना राइट किसी को बेच भी सकते हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ, राइट एलिजिबिलिटी, राइट शेयर्स कितने खरीद सकता है ये? इसके पास टोटल है 70,000, 7 के बदले में 3 शेयर्स, यानी वो 30,000 शेयर्स कंपनी से खरीद सकता है एज ए राइट शेयर्स। राइट, टोटल 70 है ना उसके पास में जब राइट अनाउंस किया, उससे पहले 70 है, 7 के बदले में 3, मतलब 30,000 शेयर्स वो कंपनी से खरीद सकता है एट द रेट 15। आगे देखो क्या लिखा, रजत सोल्ड 1/3 ऑफ एंटाइटलमेंट फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ ₹2 पर शेयर। ये जो बेचा है इसका एंट्री क्या होगा? अरे राइट बेच सकता है ना, जरूरी थोड़ी ना सारा खरीदे। यस, अब इसको 30,000 शेयर्स वो कंपनी से खरीद सकता था, उसका 1/3 पार्ट बेच दिया उसने। 1/3 बोले तो 10,000 शेयर्स कोई दूसरा को दे दिया, भाई तू जाके कंपनी से खरीद ले, मुझे नहीं खरीदना। क्लियर है? तो जब बेचा होगा तो उसके पास पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल ऑफ राइट, या टू पीएनएल डायरेक्ट डाल सकते हैं हम। पहले गेन ऑन सेल डालोगे, फिर उसको पीएनएल में ट्रांसफर करोगे। तो हमने 10,000 शेयर्स बेच दिया, कितने रुपए में? 2 रुपए पर शेयर, तो 20,000। तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में तो कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो गेन है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? फिर देखो, यदि 1/3 राइट बेचा है तो बाकी 2/3 क्या किया होगा? खरीदा होगा उसने कंपनी से। किस डेट में खरीदा? सब्सक्राइब द रेस्ट ऑन 5th November X1। ब्रैकेट में लिख देंगे राइट। तो कितने? 20,000 शेयर्स। कितना रुपए देना पड़ेगा उसको, कंपनी को? 15 रुपए करके 3 लाख रुपए देना पड़ेगा। क्लियर है? यहां तक प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? बस यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कुछ बेचा वेचा भी नहीं है, वेरी गुड, अज्यूमिंग शॉर्ट टर्म ही है। तो एक बात समझो, 31st March X2 बाय बैलेंस सीडी, ये करने से पहले क्या हमारे पास मार्केट प्राइस दिया हुआ है क्या? कुछ भी नहीं है, तो यही रह जाएगा मेरे पास
कितने शेयर्स है टोटल? 90,000। कॉस्ट वैल्यू कितना? 12,10,000 रुपए। तो 12,10,000 रुपए, खत्म। सो सिंपल। बस इसमें सीखना क्या था फिर? ये क्वेश्चन बनाया क्यों गया? राइट शेयर्स वाला पार्ट सीखने के लिए, ठीक है। सेल ऑफ राइट का जर्नल लिख देते हैं इधर, ताकि जब आप रिवाइज करोगे तो आपको पता रहे। यस, 20,000 रुपए। सर अगर ये सब्सक्राइब द रेस्ट ऑन नहीं बोलता तभी भी बाय डिफॉल्ट यही मानते खरीदा होगा, क्योंकि यदि 1/3 ही बेच रहा है तो जब बेचेगा तो फिर खरीदना ही नहीं है उसको, तो पूरा ही बेचेगा वो। 1/3 बेच रहा है तो मतलब बाय डिफॉल्ट 2/3 उसने सब्सक्राइब किया। यहां तक क्लियर है बाबा? समझ में आया? अभी तक समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में? बस यही तो है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सो इजी। कॉम्प्लिकेशंस होता ही नहीं है इसके अंदर में। कुछ भी नहीं है, हो गया। इससे ज्यादा क्या आएगा कॉम्प्लिकेशंस? जो भी है ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 9 अगेन वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज के ऊपर है। एग्जाम में भैया यदि जब डिविडेंड मेंशन ना किया हो क्वेश्चन में, हाँ जरूरत नहीं है डिविडेंड का कॉलम बनाने का, तो जस्ट मैं तो प्रैक्टिस डेवलप कर रहा हूँ कि हमें दिमाग में सेट हो जाए कि एक कॉलम भी होता है। इस क्वेश्चन में मिलेगा तुमको, तुम्हारी मन की इच्छा पूर्ण हो जाएगी। यदि एग्जाम में एक ही क्वेश्चन में फिक्स्ड इनकम बियरिंग भी डाल दे, वेरिएबल इनकम बियरिंग भी डाल दे, तो क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। वो एक क्वेश्चन और भी 9 बता रहे हैं। 2 अलग अकाउंट में बनाएंगे या एक ही अकाउंट में? एक ही एक गलत। धप्पा। 2 अलग अलग अकाउंट बनेगा, फिक्स्ड का अलग, वेरिएबल का अलग। सोचो क्वेश्चन ऐसा दे दे, आपने एक रिलायंस में इन्वेस्ट कर रखा है, वो भी वेरिएबल इनकम बियरिंग इक्विटी शेयर्स, और आपने अडानी एंटरप्राइज में भी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है। अब कितने अकाउंट बनाओगे? 2 अकाउंट। जितना भी सिक्योरिटीज हो, चाहे वो फिक्स्ड है चाहे वेरिएबल है, जितना सेपरेट होगा उन सबका सेपरेट इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनेगा। क्लियर है? आई बात समझ में? इस क्वेश्चन में अपन को इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बनाना है और पीएनएल अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ सुंदर। ठीक है भाई, जेठा भाई का वो है क्या ये साला? On 1st April, Sundar had 20,000 had equity shares of X Limited at a book value of 15 per share, nominal value। nominal value को और क्या बोलते हैं हम लोग? फेस वैल्यू। तो एक बार अकाउंट तो बना ही लेते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ X Limited for the period 1st April X1 to 31st December। Oh my god, X1। यहाँ पे अपने को क्या अज्यूम करके चलना है? कैलेंडर ईयर। शेयर्स आर वैल्यूड एट एवरेज कॉस्ट। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, एक एक करके बस डेट्स को ध्यान में रखना है और उसका अकाउंटिंग करते जाना है। तो पहले 1st अप्रैल का कर ले।
कोई बात नहीं, मार्जिन के उस तरफ वाला पार्ट भी यूज कर लो। पर्टिकुलर नंबर कॉस्ट डिविडेंड। First April X1 to balance brought down 25,000 इक्विटी शेयर्स हमने 15 रुपीज में खरीद रखा था 3,75,000। ठीक है ये। यहां तक सबको क्लियर? आगे देखो क्या बोल रहा है, 20 जून को और खरीद लिया उसने। अच्छा जी, 20 जून X1 टू बैंक कितना खरीदा है? 5,000 शेयर्स एट 16, 80,000 रुपए और इन्वेस्ट कर दिए 5,000 शेयर्स खरीद के। ठीक है जी, वेरी गुड, कोई बात नहीं। ठीक है ये। देन क्या बोल रहा है, द डायरेक्टर्स ऑफ एक्स लिमिटेड अनाउंस्ड अ बोनस एंड राइट। अच्छा, बोनस भी दिया, राइट भी दिया। नो डिविडेंड वाज पेबल ऑन दीज इश्यूज, यानी बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स पे डिविडेंड एलिजिबिलिटी नहीं है। द टर्म्स ऑफ द इशू आर एज फॉलोज, बोनस 1:6 यानी 1/6, डेट है 16 अगस्त। राइट 3:7, डेट 31 अगस्त, 15 रुपए में खरीद सकता है। ड्यू डेट फॉर पेमेंट 30 सितंबर, यानी 30 सितंबर तक राइट शेयर्स आप कंपनी से परचेज कर सकते हो, और बोनस दे रहा है 16 अगस्त को। शेयर होल्डर आर एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर देयर राइट इन फुल और इन पार्ट, या तो पूरा ही बेच सकते हैं या फिर जितना आपका मन उतना राइट शेयर्स आप बेच दो। पहले बोनस मिलेगा 16 अगस्त को। हाँ, अब बोनस कितना मिल रहा है? 1:6। हमारे पास टोटल 30,000 शेयर्स है, 1 डिवाइडेड बाई 6, 5,000 बोनस शेयर्स, जिसके लिए 1 रुपए भी हम नहीं देंगे। क्लियर है यहां तक प्रॉब्लम? अब हमारे पास देखो टोटल 35,000 शेयर्स हो चुका है आफ्टर बोनस इशू। 35,000 शेयर्स हो गया, तो हमारी राइट एलिजिबिलिटी कितना है? 35,000 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 3, हम 15,000 राइट शेयर्स कंपनी से खरीद सकते हैं। 3:7 का मतलब 3/7, राइट। Accordingly, Sundar sold 33.33% of his entitlement, मतलब 1/3। अपना 1/3 तो उसने बेच दिया, यानी कितना गया? 5,000 तो बेच दिया उसने, तो खरीद कितना रहा होगा? 10,000 खरीद रहा है। किस डेट में? 30 सितंबर। यस, एट द रेट 15 पर शेयर। तो 30 सितंबर को टू बैंक, वी हैव टू मेंशन इन एग्जाम ब्रैकेट में राइट शेयर्स है ये, तो 1,50,000 इतना इन्वेस्ट कर दिया उसने, और बाकी का बेचा तो पीएनएल में जाएगा। हाँ, वो पीएनएल अकाउंट में अपन डाल देंगे जब पीएनएल अकाउंट बनाएंगे तब। ये क्लियर है?
इसमें किसी को डाउट? शेयर्स का इससे ऊपर का क्वेश्चन आता ही नहीं है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको ये सभी दिखेंगे। अब थोड़ा सा बुद्धि को चमका के रखना, डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च X1, पहला बात बताओ हम कौन से ईयर में, यानी ये जो सुंदर है ना, ये एक इंडिविजुअल पर्सन है, ये कैलेंडर ईयर फॉलो करता है, ये अपना कैलेंडर ईयर फॉलो करता है, जैसे हम लोग न्यू ईयर वगैरह बनाते हैं, लेकिन कंपनी बिजनेस वगैरह थोड़ी ना न्यू ईयर 1 जनवरी को बनाती है, उनके लिए तो न्यू ईयर इज 1 अप्रैल, तो उनके लिए तो फाइनेंशियल ईयर ही होगा। अब व्हाट क्वेश्चन सेज कि कंपनी डिविडेंड बांट रही है 31 मार्च X1 में जो ईयर एंड हुआ था उस पीरियड का, राइट? क्लियर है? सुंदर के पास पहले से 1 अप्रैल को 25,000 शेयर्स थे, 1 अप्रैल X1 यहां पे तो पहले से थे। अब ये ओपनिंग बैलेंस है, इसका मतलब ये शेयर्स इसने इस पीरियड में खरीद लिया होगा। पिछला साल का प्रॉफिट इन शेयर्स पे तो एलिजिबिलिटी है ही उसका। ये जो 25,000 शेयर्स इसके पास 1 अप्रैल को है, ऑब्वियसली इसने कंपनी पीओवी से पिछले फाइनेंशियल ईयर में ही लिया होगा, यानी इस 25,000 शेयर्स पे जो डिविडेंड मिलेगा ये इसका कैपिटल प्रॉफिट होगा या रेवेन्यू प्रॉफिट? ये इसका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है या प्री एक्विजिशन? पहले से था तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हुआ ना इसके लिए। अरे भाई 1 अप्रैल को खरीदा थोड़ी ना है, ये तो ओपनिंग बैलेंस है, मतलब लास्ट ईयर खरीद के रखा होगा और लास्ट ईयर का प्रॉफिट पे तो डिविडेंड बांट रहा है कंपनी, यानी इन शेयर्स पे जो डिविडेंड मिलेगा ये इसका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है। नॉर्मल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। कब दे रहा है कंपनी डिविडेंड? 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर X1 बाय बैंक। तो इसके पास 25,000 शेयर्स है भाई, फेस वैल्यू 10 रुपए इंटू 20%, यानी 50,000 रुपए का डिविडेंड। ये तो उसका नॉर्मल रेवेन्यू प्रॉफिट होगा जो डिविडेंड कॉलम में जाएगा, राइट? क्लियर है? लेकिन इसको इन शेयर्स पे भी तो डिविडेंड मिल रहा है। ये 5,000 शेयर उसने जो करंट ईयर में खरीदे, बिकॉज डिविडेंड डेट इज 31 अक्टूबर, इस डेट तक जो भी शेयर होल्डर है सबको मिल रहा है। लेकिन ये बोनस और राइट पे एलिजिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि बोनस और राइट तो एक्चुअल में ही बुक्स में नहीं थे, कंपनी के बुक्स में ये शेयर्स नहीं थे। कंपनी ने करंट ईयर में नया शेयर्स इशू किया है तो करंट ईयर के शेयर कैपिटल में आएगा, तो इनको तो ये डिविडेंड मिलने से रहा पिछले साल के प्रॉफिट पे। लेकिन ये शेयर्स क्या कंपनी के बुक्स में पिछले साल था? क्या था? किसी और के पास था, करंट ईयर में हमने उससे खरीद लिया, तो ऑब्वियसली कंपनी इनको तो डिविडेंड दे ही रही होगी, लेकिन ये डिविडेंड हमें मिल रहा है। अब इन शेयर्स पे जो डिविडेंड मिल रहा है, क्या ये प्री एक्विजिशन है या पोस्ट एक्विजिशन? प्री एक्विजिशन। हमारे से हमने खरीदने से पहले के ईयर का प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये हमारे लिए रेवेन्यू हुआ या कैपिटल? कैपिटल प्रॉफिट को हम क्या करते हैं? कॉस्ट से माइनस करते हैं। तो यहाँ माइनस कैसे करें? कॉस्ट कॉलम में लिखेंगे। इन 5,000 शेयर्स पे जो डिविडेंड आएगा, 5,000 इंटू 10 फेस वैल्यू, उसका 20%, दैट इज 10,000 कहां आ जाएगा? कॉस्ट के कॉलम में। कॉस्ट के कॉलम में लिखना है तो माइनस करना ही हुआ, यानी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो रहा है। क्लियर है यहां तक? बस यही मेन पॉइंट है, यही फोकस करना है आपको हमेशा, और यहीं पे सिली मिस्टेक होता है। क्लियर है यहां तक? आगे तो क्या बोला? डिविडेंड फॉर शेयर एक्वायर्ड बाय हिम ऑन 20 जून आर टू बी एडजस्टेड अगेन। ये तो क्वेश्चन बोल दिया, तो गंदी बात है, एग्जाम में नहीं बोलेगा ये सब, ये सब नहीं बोलेगा एग्जाम में। अब 15th नवंबर सुंदर सोल्ड 25,000 इक्विटी शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 5 per share. What is the selling price? अबे जिंदगी में भी प्रीमियम, डिस्काउंट, कुछ भी टर्म बोलता है, इट इज ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू। 20 जून वाला शेयर्स का डिविडेंड, अरे भाई साहब कंपनी
X0 X1 पीरियड का डिविडेंड बांट रही है @20%। तो आपने जो इस साल शेयर्स खरीद के रखे थे सुंदर ने, उन शेयर्स पे जो डिविडेंड मिल रहा है वो तो उसका नॉर्मल प्रॉफिट, लेकिन जो करंट ईयर में उसने शेयर्स परचेज किए हैं उस पे उसको पिछले साल का प्रॉफिट कैसे मिल सकता है? वो तो बेचारा शेयर होल्डर ही नहीं था। ये जो शेयर्स इसके पास पहले से थे, इन शेयर्स पे लास्ट ईयर का प्रॉफिट मिल रहा है, ही डिजर्व इट, ये इसका रेवेन्यू प्रॉफिट है। लेकिन इन शेयर्स पे जो डिविडेंड मिल रहा है, इसने तो बेचारे ने पिछले साल ये शेयर्स खरीद भी नहीं रखे थे, फिर भी इसको डिविडेंड मिल रहा है। तो यही तो कैपिटल प्रॉफिट होता है। और कैपिटल प्रॉफिट हम कॉस्ट में से कम करते हैं। कॉस्ट में से कम करना मतलब एज पर अकाउंटिंग पोस्टिंग क्रेडिट साइड में दिखा रहे हैं हम। और जो रेवेन्यू प्रॉफिट है वो मेरा नॉर्मल डिविडेंड कॉलम में आ गया। क्लियर है? तब 15 नवंबर X1 25,000 शेयर्स बेच दो। हमेशा ध्यान रखना, प्रीमियम डिस्काउंट ये सब कुछ भी टर्म होता है, इट इज ऑलवेज 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 ऑन फेस वैल्यू। ठीक है? 15 नवंबर को बेच रहे हैं बाई बैंक, कितने शेयर्स? 25,000 @15 रुपीज, तो 3 लाख प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ? वो तो भैया निकालना पड़ेगा, ऐसे कैसे मुंह क्वेश्चन में ताड़ रहे हो? पहले एवरेज कॉस्ट पर शेयर निकालते हैं। टोटल कितना इन्वेस्ट कर रखा? 375 प्लस 80 प्लस 150, 6,05,000 इन्वेस्ट किया, माइनस 10,000 रुपए का कैपिटल प्रॉफिट। यही तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा, कंसोलिडेशन में यही करते थे, नेट इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, 45,000। 13.22 इंफिनिटी है। तो सेल वैल्यू है 25,000 इंटू 15, 3,75,000 माइनस कॉस्ट वैल्यू 25,000 इंटू 13.22 इंफिनिटी। है कैसे? नेट प्रॉफिट 3,30,556 अप्रोक्स कर सकते हैं, या 55 भी पकड़ सकते हो, कोई बात नहीं है। $44,400 that's our profit। तो प्रॉफिट का पोस्टिंग कर देते हैं टू P&L 44,444। क्लियर है? समझ में आया? अप्रोक्स 0.55 आ रहा था ना। 13.22 तो इंफिनिटी है, जितना ज्यादा टू लोगे तभी तो वैल्यू आगे। दो क्यों लेंगे? जब इंफिनिटी है तो जितना आगे तक ले सकते हो उतना ही। क्लियर? तो प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट हमने पोस्टिंग कर दिया। यहां तक क्लियर है? अब और क्या करना है? बैलेंस। ईयर एंड का वैल्यू दे रखा है क्या शेयर्स का? नहीं दे रखा, यही रह जाएगा। 31 दिसंबर X1 बाय बैलेंस शीट कितने नंबर ऑफ शेयर्स रह गए हमारे पास? 20,000।
2,64,444। इससे मेरा ये मैच, ये मैच, ये मैच, ये मैच। डिविडेंड को कैसे क्लोज करोगे? उसको तो पेमेंट में डालना। डिविडेंड पीएनएल में तो ट्रांसफर होगा। हाँ 31 दिसंबर X1 टू पीएनएल डिविडेंड 50,000 का चला जाएगा, तभी तो डिविडेंड अकाउंट क्लोज होगा। एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, 649,444। समझ में आए? यहां तक क्लियर है? हाँ इजी है या नहीं है चैप्टर? कुछ है ही नहीं बेचारे में, पावर ही नहीं है जो तुम लोग को दबा रखे। 649,444। अब बनेगा PLF। क्लियर सबको? कुछ नहीं, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर 50,44,44, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। राइट्स जो बेचा था कितना राइट बेचा था? 5,000 कितना में बेचा था? 2 रुपये में। राइट्स बेचने का डेट क्या था? 30 सितंबर। 30 सितंबर। बाय बैंक कितने राइट्स बेच दिए थे हमने? 5,000 इंटू 2। 5,000 इंटू 2 10,000 रुपए। देन 15th November by investment in equity share of X Limited 44,444 by dividend 50,000। ये तीन ही प्रॉफिट था, लॉस तो कुछ था ही नहीं। 1,94,444 नहीं है 1,044। To balance CD 1,04,544। क्लियर है? So easy, easy peasy. Just take a chill pill. What से समझ में आया? दिक्कत, दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, हानि। क्लियर है? नारी शक्ति। Number 10 is your homework. कुछ तो सिमिलर क्वेश्चन आप घर पे भी करोगे। सर 11 करेंगे। हाँ, क्या चीज? वर्किंग नोट दिखाना ना एक बार नाइट का। ठीक है।
उसको फोटो खींचने को इंटरेस्ट का कहानी तो नहीं। If someone has done StudyMate really very thoroughly, each and every concept clear है, तो ट्रस्ट में उसको एग्जाम्पशन आने से कोई नहीं रोक सकता। बट उसको हर एक पॉइंट, हर एक कंसेप्ट क्लियर होने पड़ेंगे, सिर्फ करने से नहीं होता। ऐसे तो रट लोगे आप 5-5 बार करके नहीं, बट हर एक एडजस्टमेंट, हर पॉइंट, हर वर्ड्स का एकदम क्लैरिटी है तो आराम से आपका एग्जाम्पशन आ सकता है, कोई नहीं रोक पाएगा। देखो क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड बाय मिस्टर जेड, अ स्टॉक ब्रोकर, रिलेटिंग टू हीज होल्डिंग्स इन 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड। 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड, ये फिक्स्ड इनकम बियरिंग की बात कर रहे हैं या वेरिएबल? फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स की बात कर रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस उसके पास पहले से 1,20,000 रुपए फेस वैल्यू का, जिसको उसने 1,18,000 में खरीद रखा था। फेस वैल्यू 120, बट उसने 1,18 में खरीद के रखा है। फिर 1 मार्च में उसने और खरीद लिया, एक्स इंटरेस्ट, एक्स मतलब इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, अलग से ऐड करके हम लोग को पे करना पड़ेगा। फिर बेच दिया एक्स इंटरेस्ट, मतलब इसमें भी इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। फिर और खरीदा 98 कम इंटरेस्ट, मतलब ऑलरेडी इंटरेस्ट इस वैल्यू में इंक्लूडेड है। फिर सेल किया एक्स इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। इंटरेस्ट डेट्स क्या है कंपनी का? 30th सितंबर एंड 31st मार्च। दिस मैटर्स अ लॉट, क्योंकि एक चीज समझो, जब हम 1 मार्च को किसी से खरीद रहे हैं, 1 मार्च को किसी से खरीद रहे हैं, तो कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट कब दे रखा है? 30 सितंबर। तो जो भी बंदा हमें बेच रहा है वो हमसे कितना मंथ्स का इंटरेस्ट रिकवर करेगा? 5 महीने का इंटरेस्ट रिकवर करेगा, राइट? समझ में आया? फिर 1 जुलाई नेक्स्ट सेल करने से पहले 31 मार्च को आपको इंटरेस्ट मिलेगा 6 मंथ्स का, क्योंकि फिर तो इंटरेस्ट रिसीव का डेट आ जाएगा ना, तो फिर इंटरेस्ट मिलेगा। फिर जाके आप 1 जुलाई को सेल करोगे, तो जब हम सेल करेंगे तो सामने वाले से कितने मंथ्स का इंटरेस्ट रिकवर करेंगे? अप्रैल, मई, जून, क्योंकि लास्ट मार्च में तो हमें इंटरेस्ट मिल चुका है, तो यहां 3 मंथ्स का इंटरेस्ट हम उससे रिकवर करेंगे। देन अगेन जुलाई के बाद 1 अक्टूबर को खरीदने से पहले 30th सितंबर को जितने भी डिवेंचर्स आपके पास है उस पे इंटरेस्ट मिलेगा। डेट मैटर्स अ लॉट, ठीक है? देन फिर हम 1 अक्टूबर को खरीदेंगे। तो एक बात बताओ, 1 अक्टूबर को हम जब खरीद रहे हैं, जो भी हमें बेच रहा है वो हमसे कितने मंथ्स का इंटरेस्ट रिकवर करेगा? 30 सितंबर को ऑलरेडी कंपनी ने दिया होगा, हम 1 अक्टूबर को ले रहे, तो 1 दिन का इंटरेस्ट देगा क्या वो? 0। देन अगेन फिर हम नवंबर में सेल कर रहे हैं, तो जिसको भी सेल कर रहे हैं हम उससे इंटरेस्ट रिकवर करेंगे कितने मंथ्स का? 1 महीने का, क्योंकि लास्ट सितंबर में इंटरेस्ट ऑलरेडी कंपनी दे चुकी है, तो अब हमें सिर्फ 1 मंथ ही होल्ड करके रखा, तो 1 मंथ का इंटरेस्ट रिकवर करेंगे। ये कंसेप्ट क्लियर है? बिकॉज क्या होता है, बीच में आप इंटरेस्ट की डेट गायब कर देते हो। कंपनी जो इंटरेस्ट दे रही है ना, वो अकाउंटिंग आप एग्जाम में करके नहीं आते और आपका आंसर गलत हो जाता है। इज इट क्लियर? समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे? और एक चीज अभी तक खत्म नहीं हुआ, सीखने वाली चीजें थोड़ी डिस्कस करी। लास्ट मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिस्टर जेड क्लोजेस हिज बुक्स एवरी ईयर 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को क्लोज करता है वो। इसका मतलब कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है, लेकिन कंपनी क्या फॉलो कर रही है? तो कंपनी हर साल 30 सितंबर एंड 31 मार्च को इंटरेस्ट देती है। जब मैं अपना 31 दिसंबर को बुक्स क्लोज कर रहा हूं, तो मुझे कंपनी से लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा? सितंबर। अब इफ आई हैव एनी होल्डिंग्स ऑन 31 दिसंबर, इसका मतलब मैं चाहे उस होल्डिंग को 1 जनवरी में भी बेच दूं, तो मेरे को 3 महीने का इंटरेस्ट तो मिलेगा ही ना। इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। ड्यू तो कब होगा? 31 मार्च को होगा ना नेक्स्ट, बट हमारे अक्रूवल बेसिस के हिसाब से बुक्स में तो हम अक्रू कर देंगे,
इसी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। इसका मतलब जब लास्ट ईयर बुक्स क्लोज हुआ होगा तो हमने इंटरेस्ट को अक्रू कर रखा होगा 3 मंथ्स का, तो मेरा इंटरेस्ट का ओपनिंग बैलेंस भी आएगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? यू कैन मार्क इट अ 3 स्टार क्वेश्चन बिकॉज इसी में ज्यादातर आप मिस्टेक्स करते हैं। कोई प्रॉब्लम? बाकी देखो, सेल कैसे करेगा वो, यानी पहले वाला पहले बेचेगा वो, बाद में लेटेस्ट वाला बेचेगा, इतना ही कहानी बोला, राइट? तो हमें बनाना इन्वेस्टमेंट इन 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड अकाउंट। इन्वेस्टमेंट इन 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड अकाउंट फॉर द पीरियड 1st January year X1 1st January X1 to 31st December X1 date particulars। अब यहाँ पे अलग अलग डेट पे अलग अलग नंबर्स है, तो आप चाहो तो नंबर्स रख सकते हैं। नंबर्स, कॉस्ट, इंटरेस्ट, डेट, particulars, number, cost, interest। ठीक है? तो 1st January X1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारे पास कितने डिवेंचर्स है? कितने डिवेंचर्स है हमारे पास? तो क्या 1,18,000 डिवाइड नंबर्स निकालूंगा तो फेस वैल्यू है डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, तो 120 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज हमारे पास 1200 डिवेंचर्स है, कॉस्ट है 1,18,000। इंटरेस्ट भी तो 3 मंथ्स का ओपनिंग बैलेंस आएगा। लास्ट सितंबर से लेके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? फेस वैल्यू है 120, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, 3 मंथ्स का। समझ में आया? accrued but not due। यस, दिस वाज लास्ट ईयर हमने अकाउंटिंग कर रखा होगा अक्रूड बट नॉट ड्यू। यहीं पे सिली मिस्टेक होता है, ये अक्रूड बट नॉट ड्यू का भी अकाउंटिंग नहीं करते आप लोग। क्लियर है ये? नाउ तो वेरी इजी, 1 मार्च को खरीद लेते हैं 200 यूनिट्स। 1st मार्च टू बैंक 200 यूनिट्स कितने में खरीद रहे हैं? 98x इंटरेस्ट है, तो यही मेरा कॉस्ट होगा। अब इस पे अलग से क्या पे करोगे? इंटरेस्ट भी तो दोगे। कितने महीने का इंटरेस्ट दोगे? 5 मंथ्स का, क्योंकि हमेशा कंपनी ने लास्ट कब इंटरेस्ट दिया उस डेट से काउंट करना होता है। ठीक है, तो 5 मंथ्स का कितना आएगा? 200 इंटू 100 रुपए फेस वैल्यू, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 12 इंटू 5, 750 रुपए। ये तो एक खर्चा है, कॉस्ट तो होता नहीं है इंटरेस्ट कभी भी। ठीक है,
देन 1 जुलाई में जाने से पहले 31 मार्च आ गया तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा बाय बैंक। टोटल कितने डिबेंचर्स है? 1400 डिबेंचर्स हमारे पास इनटू 100 रुपए फेस वैल्यू 9% फॉर 6 मंथ्स 6300 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा अपने को। 5 क्यों लेंगे? 6 मंथ्स लेंगे ना। 30 सितंबर को लास्ट मिला था, अब कंपनी 31 मार्च को दे रही है तो 6 मंथ्स का दे रही होगी। क्लियर है? ये जितना टोटल डिबेंचर्स थे उस पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिल गया हमें। अब हम क्या कर रहे हैं? 1 जुलाई को बेच रहे हैं। ओके ओके 1 जुलाई X1 बाय बैंक 500 यूनिट्स बेच दिया X इंटरेस्ट पे 100 रुपए में। 50,000 में बेच दिया, लेकिन जिसको भी बेचा है उससे इंटरेस्ट भी वसूलेंगे। कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट मार्च को दिया था, अप्रैल मई जून 3 महीना का इंटरेस्ट भी तो लेंगे अलग से उससे, क्योंकि एक्स इंटरेस्ट है, इस वैल्यू में इंटरेस्ट थोड़ी इंक्लूडेड था। तो 3 महीना का इंटरेस्ट 500 डिबेंचर्स पे कितना आएगा? 1125। 500 डिबेंचर्स इंटू 100 रुपए फेस वैल्यू, ये तो हो गया टोटल फेस वैल्यू इंटू 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 12 इंटू 3 1125। अब निकालना क्या है? बेचा है तो प्रॉफिट और लॉस तो निकालोगे, राइट? अब कैसे निकालूं? तो देखो यहां बना रहा हूं मैं। सेल वैल्यू 50,000 है माइनस कॉस्ट वैल्यू। फीफो बोला तो 1200 वाला ही बेच रहे होंगे। 1200 वाला का कॉस्ट है 1,18,000, तो 500 का कॉस्ट कितना होगा? यूनिटरी मेथड 49167। तो प्रॉफिट ये समझ में आया क्या? दिस इज वर्किंग नोट नंबर 1। तो 1 जुलाई X1 टू PNL 833, रेफरेंस में वर्किंग नोट नंबर 1। क्लियर है? यानी ओपनिंग वाला अब मेरे पास 700 डिबेंचर्स बच गए। आगे चले? यहां तक किसी को डाउट? अगेन 1 अक्टूबर को हमने परचेज किया, उससे पहले 30 सितंबर आता है भाई, इंटरेस्ट का डेट आ जाता है। बाय बैंक हमें इंटरेस्ट मिलेगा 6 मंथ्स का। कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स पे? 900 डिवेंचर्स पे, 900 डिवेंचर्स पे। तो 900 डिवेंचर इंटू फेस वैल्यू इंटू 9% इंटू 6 बाय 12 4050। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर हमने क्या किया? 1 अक्टूबर को टू बैंक 150 यूनिट्स। तो समझना एक बार, 150 यूनिट्स। अब इस 150 यूनिट्स पे कोई इंटरेस्ट दे रहे हैं क्या अपन? कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट सितंबर को ही दिया होगा, तो हम जिससे भी खरीद रहे हैं तो उसको तो कोई इंटरेस्ट देना नहीं है। तो ये जो कम इंटरेस्ट है यही मेरा कॉस्ट हो गया।
तो वही एक्स इंटरेस्ट हो गया 150 इंटू 98, समझ में आया? 14,700। तो इंटरेस्ट पार्ट इंटरेस्ट कॉलम में लिखते हैं, हमारा टोटल आउटफ्लो ऑफ मनी 14,700 होता, उसमें से इंटरेस्ट का पार्ट इंटरेस्ट कॉलम जो बच जाता वो मेरे लिए कॉस्ट होता। सपोज हमारा डेट होता है यहाँ पे 1 नवंबर, ठीक है, तो हम 150 डिबेंचर्स खरीद रहे हैं। 150 डिबेंचर पे अब हमें लास्ट कंपनी ने 30 सितंबर को दिया था, हम खरीद रहे हैं फर्स्ट, एक महीना का इंटरेस्ट, तो 150 डिबेंचर्स पे एक महीने का इंटरेस्ट 112.5, तो 14,700 में से 112.5 माइनस करते, वो तुम्हारा होता कॉस्ट, और 112.5 आ जाता इंटरेस्ट के कॉलम में। क्लियर है? अब क्या करना है, फिर बेचना है। ठीक है भाई, बेच देते हैं 1 नवंबर X1। बाय बैंक कितने डिबेंचर्स बेच रहे हैं अपन? 300 डिबेंचर्स, 99 का रेट पे 29,700। क्या हम उससे इंटरेस्ट वसूलेंगे क्या? यस, एक महीना का तो लेना पड़ेगा ना, लास्ट इंटरेस्ट कंपनी ने सितंबर को दिया था, तो एक महीने का इंटरेस्ट 300 इंटू 100 इंटू 9% बाय 12, 225 रुपए। बट ये जो बेचा है इस पे प्रॉफिट लॉस तो निकालना पड़ेगा। सेल वैल्यू 300 इंटू 99, 29,700 माइनस कॉस्ट वैल्यू यही वाला बेच रहे हैं ना अपन। 29,500 प्रॉफिट 200 रुपए, तो प्रॉफिट आ जाएगा इधर 200। क्लियर है? अब क्या करूं, ईयर एंड आ गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का अक्टूबर 31 दिसंबर X1 बाय बैलेंस CD कितने डिबेंचर्स बचे हमारे पास? 750। अब कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस करो, बैलेंस CD आ जाएगा। $73,633। ये तो कॉस्ट का हो गया। अब इंटरेस्ट में भी तो बैलेंस शीट आएगा ना, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। तो हमारे पास 750 डिबेंचर्स है इंटू 100 इंटू 9% डिवाइड बाय 12 इंटू 3, 1687.5। अब बाकी इंटरेस्ट का जो भी वैल्यू बच गया वो कहां चला जाएगा? पीएनएल में। अरे इंटरेस्ट अकाउंट बाकी तो पीएनएल में जाएगा ना, जो करंट ईयर का है। यस, जो रिसीव्ड है। 6300 प्लस 1125 प्लस 4050 प्लस 225 1687.5 माइनस 2700 माइनस 750। अरे जितना क्लोजिंग, क्या चीज, जितना क्लोजिंग डिबेंचर्स था
उस पे तो अक्रूड बट नॉट ड्यू वाला अकाउंटिंग करेंगे अपन। तो लास्ट कंपनी ने इंटरेस्ट दिया सितंबर, हम अपना बुक्स यदि दिसंबर को क्लोज कर रहे तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर बाय डिफॉल्ट हमारे लिए तो अक्रू हो गया, बट कंपनी पीओवी अभी तक ड्यू नहीं हुआ। तो हम जिसको भी बेचेंगे कम से कम इतना तो मिलना ही है मेरा, तो अक्रूवल बेसिस पे हमने इसका अकाउंटिंग कर लिया। समझ में आया क्या? किसी को भी डाउट इसमें? किसी का भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। वो करंट ईयर का इंटरेस्ट इनकम है, नेट इंटरेस्ट इनकम। सर ये जो 9937.5 इंटरेस्ट है, ये तो सर हम लोग ये करंट ईयर का इनकम है। इनकम सर, ये तो बैलेंस से हमने निकाला है ना सारा प्लस। हाँ। अक्रूड कुछ नहीं है, जितना आपके पास क्लोजिंग रहता है, राइट। इफ करंट ईयर में सर्टेन पीरियड फॉल हो चुका है तो उतना मंथ्स का हमने इंटरेस्ट को अक्रू कर लिया। कंपनी तो हमें लास्ट इंटरेस्ट दिया था 30 सितंबर, नेक्स्ट देगा 31 मार्च को, लेकिन 30 सितंबर और 31 मार्च के बीच में 6 महीना होता है, एंड वी क्लोज अवर बुक्स ऑन 31 दिसंबर। तो सितंबर से अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीना तो अक्रू हो गया ना, इतना तो मिलना ही है, तो इसी का अकाउंटिंग हमने कर दिया। दैट्स बैलेंस सीडी। हाँ, जो मार्च को हम लोगों को इंटरेस्ट मिला वो इंक्लूडेड है, जो उसमें 27 हाँ इंक्लूडेड है, उसमें तो सिर्फ अक्रू किया था, अब एक्चुअल में बैंक में आ गया मेरे पास में, तो मेरे पीएनएल में तो उन दोनों का डिफरेंस आएगा ना, बिकॉज लास्ट ईयर जो अक्रू किया तो लास्ट ईयर ही पीएनएल में जा चुका। तो यहाँ पे देखो क्रेडिट किया 6300 से और डेबिट 2700, तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो पीएनएल में जा रहा है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है क्या? किसी को भी दिक्कत? समझ में आया? इन्वेस्टमेंट अकाउंट, दुख दर्द पीड़ा कष्ट हानि बाबा, क्लियर है? $15 कर चुके थे क्या? सेम क्वेश्चन किया था हमने। गोल्ड सिल्वर थ्योरी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करने बोल दिया। 14 ब्लू चिप वाला कर लिया था क्या? कर लिया था 14 तो। करंट से नॉन करंट, नॉन करंट से करंट। ये जो अभी डिबेंचर्स वाला जो किया था
13 is same as just last illustration क्या था ना, बड़ा वाला शेयर्स वाला, राइट था, डिविडेंड था, सब कुछ है। देखो यहाँ पे भी वही सेम कहानी है, डिविडेंड विविडेंड मिल रहा है, पिछले साल से रिलेटेड रेट भी वही है 20%। ठीक है, सो दिस विल बी योर टास्क फॉर द डे। आपने पहले जो किया उसको अच्छे से रिवाइज करना एंड देन इन क्वेश्चंस को थोरोली प्रैक्टिस कर लेना। उसके अलावा जब अपन क्वेश्चन बैंक लेके बैठेंगे कुछ दिखेगा ही नहीं, सब सिमिलर सा दिखेगा। जस्ट अपने कॉन्फिडेंस के लिए अपने को वो सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो रिदम आ जाएगा, ठीक है, कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है उससे क्लैरिटी आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बोलो स्वर्णवा जी। सर एक दूसरे चैप्टर में डाउट था, क्या मैं आपको यहीं पे पूछ लूँ क्या अभी क्लास में? तुम फॉरवर्ड करो हमको। नहीं सर, मतलब वो बड़ा सा में तो आपको शायद समझाना पड़ेगा मुझे वो। ठीक है, कल वाला सेशन में उसको कवर अप करता है। अच्छा ठीक है सर, कंसोलिडेटेड का डाउट है। ठीक है।